हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम शिरासे है। शिरासे एक हाई स्कूल गर्ल है और इसके साथ साथ उसके डैड एक बेकरी रन करते हैं और अपनी फैमिली का बिजनेस चलाने में वो उनकी पार्ट टाइम में हेल्प भी करती हैं। और इसके साथ साथ उसके 2 भाई भी हैं जिनकी टेक केयर करने में उसका बाकी का सारा समय गुजर जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी इस छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश है, क्योंकि यही तो उसकी मॉम का सपना था, अपनी बेकरी चलाना और अपने बच्चों की केयर करना। उसकी मॉम तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन अपनी मॉम की याद में वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा रही है। एक दिन वो एज यूजुअल अपनी बेकरी में खड़ी हुई थी कि यहीं पर एक कस्टमर आता है, जो कि वैसे तो उसका एक रेगुलर कस्टमर ही था और यही हमारे ड्रामे का मेल लीड भी है और उसका नाम है कुरुसाकी। उसे लगा था कि आज हमेशा की तरह से ये कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने की बजाय वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो तो हैरान हो जाती है, उसे लगता है कि शायद मुझे ठीक से सुन नहीं रहा, लेकिन वो रिपीट करता है और इसके साथ साथ उसे एक चेक बुक भी दिखाता है। बोलता है कि 1 बिलियन दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब ये सुनकर ना सिर्फ शिरासे बल्कि इधर उधर के कस्टमर भी हैरान रह जाते हैं। शिरासे नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो जाए, तो वो बैक डोर से उसे अपने ड्राइंग रूम में लेकर जाती है, उसे बिठाती है कि क्या आपका माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। और वो उससे कहने लगता है कि मुझे काफी अर्से से तुम्हारी बेकरी पर आते हुए तुमसे ट्रू लव हो चुका है। तुम्हारी प्लेजेंट सी पर्सनैलिटी मेरी लाइफ में एक सनशाइन बनकर आई है और जैसा कि तुम मेरी लाइफ का फर्स्ट लव हो, तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट लव भी बन जाओ, इसीलिए मैं डायरेक्ट शादी की बात कर रहा हूँ। वो तो अपने साथ एक मैरिज सर्टिफिकेट भी लिए हुए था और उससे कहता है कि इस पर साइन कर दो, लेकिन वो कहती है कि आप जो बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, प्लीज अब आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को मैं रिजेक्ट करती हूँ। और इस बात पर कुरुसाकी थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देता, चुपचाप शरीफ सा आदमी बनकर वहां से चला जाता है। लेकिन यही बात जब बाद में शिरासे की फैमिली को पता चलती है तो उसके भाई तो एकदम हैरान ही रह जाते हैं। वो दोनों कह रहे थे कि ये जरूर कोई स्टॉकर ही होगा, इससे बच कर रहना, अगर चाहो तो उस लड़के को यहाँ से बैन भी कर दो। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं, वो बिल्कुल बेजरर सा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। और फिर थोड़े ही दिनों में वो दोबारा से उसकी शॉप पर आता है और कहता है कि मैंने बहुत अच्छे से सोचा है, शायद मेरा प्रपोजल बहुत ही सडन था, ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए था, पहले तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और तब से लेकर वो रोजाना ही उसकी शॉप में आना शुरू कर देता है। हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है, कभी बुके तो कभी फुट मसाज की मशीन, कभी कोई टेडी बियर, तो कभी अपना सारा बायोडाटा अपने साथ घसीटे फिर रहा था, अपना पासपोर्ट, अपना बैंक बैलेंस, अपना रेजिडेंस कार्ड, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, हर चीज उसे क्लियर करके दिखाता है। कहता है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता हूँ, लेकिन वो हर बात पोलाइटली उसे मना कर देती थी और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता था। और ये सारा कुछ होने के बाद शिरासे के भाइयों का कहना था कि अब तो तुम्हें कंफर्म हो गया ना कि वो एक स्टॉकर है, उसे बैन कर देते हैं अपनी शॉप से। लेकिन वो अपने भाइयों को शांत कराती है और कहती है कि ये सारा कुछ मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे वो जैसे ही उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है तो वो उसे रिजेक्ट करते हुए साथ ही साथ ये भी कह देती है कि अगर मैं जिंदगी में कभी शादी करूंगी तो किसी ऐसे इंसान से कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, ना कि पैसे की वजह से। और आपका इस तरह से बार बार आना और मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना ये मुझे बॉदर कर रहा है। अब इस बात पर कुरोसाकी उसे सॉरी बोलता है, लेकिन साथ ही साथ उसे जाते हुए कह देता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी बहुत वैल्यू है। मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था कि जब मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था, इनफैक्ट वो बाय प्रोफेशन एक राइटर था, और बोलता है कि मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, मुझे पहली शॉप यही नजर आई तो मैं यहाँ आ गया। तुमने मुझसे इतने प्यार से बात की, मेरी केयर की, जब पता चला कि मैंने कुछ खाया नहीं है तो एक जबरदस्ती पोरिज की रेसिपी भी मुझे लिख कर दी। तुम्हारे लिए शायद ये कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ था, और तब से मैंने रोजाना तुम्हारी शॉप पर आना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि तुम्हारी स्माइल से मेरी लाइफ में एक इंस्पिरेशन आ रही है और मैंने बहुत अच्छा राइट करना स्टार्ट कर दिया। बेशक तुम्हारे लिए ये सडन होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और इसके साथ ही वो सॉरी करता हुआ वहां से चला जाता है। वाला बेचारे कुरोसाकी का दिल तो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। इतने में उसका एडिटर फील करता है कि आज ये सैड है। वो एडिटर और उसका फ्रेंड भी था। उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। वो बताता है कि ऐसे मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैंने 1 बिलियन ले जाकर साथ में उसे प्रपोज किया। वो कहते ये क्या तरीका है, पैसे के साथ भी भला किसी लड़की को प्रपोज करते हैं। तो कुरोसाकी बेचारा इस सब में इतना भोला था कि कहने लगता है तुमने ही तो मुझे बोला था कि जब तुम्हारे पास 1 बिलियन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि तुम एक आइडियल मैन बन चुके हो। और बस ये सुनते ही उसका फ्रेंड एक सस्ता सा लव गुरु बन जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। कहता है कि लव लाइफ में कोई भी मशवरा चाहिए तो मुझसे लो,
मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ और तुम शुक्र करो कि उस लड़की ने कहीं पुलिस को नहीं बुला लिया। मतलब हमें शिरासे को दिखाते हैं, उसने काफी दिनों से कुरुसाकी को देखा नहीं था। वो सोचने लगती है कि पता नहीं वो ठीक ठाक होगा भी कि नहीं। और इतने में एक कस्टमर उसकी शॉप पर आता है जो कि काफी रूडली बिहेव कर रहा था और फिर जाते जाते उसे टक्कर मार के जाता है। इस समय जब वो गिरने वाली थी तो कोई आकर उसे संभाल लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि कुरुसाकी ही था। और फिर उस कस्टमर को डांट कर कहता है कि अपोलोजाइज किए बगैर तुम नहीं जा सकते। और फिर इसके साथ ही वो शिरासे को कहता है कि यहाँ पर आने का मेरा इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन बस दूर से तुम्हें देख रहा था चोरी छुपे। जब देखा कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो आए बगैर रह ना सका। और फिर वहां से जाते जाते वो उसकी बेकरी की एक आइटम भी लेकर जाता है और कहता है कि गुड बाय, शादी हमारी आखिरी मुलाकात हो। अब जैसे ही वो चला जाता है तो शिरासे को बहुत बुरा फील होता है। वो उसके पीछे भागती हुई जाती है और कहती है कि किसी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले दोनों को एक दूसरे को जान तो लेना चाहिए। और यही सारा कुछ आपके केस में होता है। क्या हम शादी की बात करने से पहले सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते हैं? फ्रेंड्स? कुरुसाकी को तो सुनकर लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। वो तो तुरंत ही यस कर देता है। वैसे अभी तक शिरासे को पता नहीं था कि एक्चुअली कुरोसाकी है कौन। उसे तो सिर्फ यही लगता था कि एक नॉर्मल सा राइटर है, लेकिन इनफैक्ट उसका भाई आकर उसे एक फोटो दिखाता है जो कि ऑनलाइन पब्लिश हुई थी और कहता है ये वही कस्टमर है ना। और उसे मालूम पड़ता है कि वो कोई नॉर्मल सा राइटर नहीं है बल्कि उसके देश का सबसे बड़ा नॉवेलिस्ट है और इस वक्त उसे बहुत बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके स्कूल की सारी गर्ल्स कुरोसाकी के लिखे हुए नॉवेल्स पढ़ती हैं और उसकी फैन है। जबकि दूसरी तरफ कुरोसाकी दोबारा से सस्ते लव गुरु के हत्थे चढ़ जाता है और उससे कहता है कि वो मुझे फ्रेंड बना चुकी है। इसका मतलब है कि कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है मेरी लव लाइफ में। लेकिन उसका फ्रेंड कहने लगता है पागल हो तुम, बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुई, बल्कि ये तुम्हें रिजेक्ट करने का एक तरीका है। जब भी लड़की ने किसी को रिजेक्ट करना होता है तो उसका लव एक्सेप्ट करने की बजाय उसे कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं और फिर उसके बाद वो फ्रेंड जोन से कभी निकल ही नहीं सकते। तुम भी यही समझो। और बस ये सुनते ही कुरोसाकी एकदम सैड हो जाता है और वो डाउन होकर बैठा हुआ था। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था कि अब वो शिरासे की शॉप पर जाए, जबकि उधर शिरासे बार बार उसका वेट कर रही थी। और लास्ट टाइम जब वो फ्रेंड्स बने थे तो उसने कुरोसाकी का नंबर भी ले लिया था और उसका एक रुमाल भी उसकी शॉप पर रह गया था, तो वो इसी बहाने उसे कॉल करने का फैसला करती है। लेकिन उसके छोटे भाई को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इवन के वो चोरी चोरी इन दोनों की बातें भी सुनने लगता है। शिरासे कुरोसाकी को फोन करती है और उससे कहती है कि आपको रुमाल वापस करना था, आप तो शॉप पर ही नहीं आए। लेकिन वो थोड़ा सैड सैड सा दिखाई दे रहा था। उसने फैसला किया था कि इस लड़की की शॉप पर कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उसे रिजेक्ट तो कर नहीं सकता था। उसे कह देता है कि मैं वॉक के लिए शाम को रोजाना जाता हूँ एक पार्क में, उसी पार्क में मिलते हैं। और कुरोसाकी तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि टाइम से आधा घंटा पहले ही वहां जाकर बैठ जाता है और इतने में शिरासे वहां पहुंचती है। शिरासे को देखकर एकदम उसका दिल मेल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे फासला रखना चाहता था क्योंकि वो हमेशा के लिए उसके फ्रेंड जोन में अटका नहीं रहना चाहता था। शिरासे सिर्फ उसका रुमाल वापस करने नहीं आई थी बल्कि अपने हाथों से उसने एक स्पेशल स्वीट भी बनाई थी जो कि उसे देने लगती है। कुरोसाकी का वो लेने को तो बहुत मन करता है, पर फिर उसके दिल में वही लव गुरु वाली बातें आने लगती हैं और इसी वजह से उससे दूर दूर होता जा रहा था। बट थैंक्स गॉड वो मन में बातें नहीं रखता था और जो दिल में था वो ही तुरंत ही बोल देता है। कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, तुम मुझे हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड रखना चाहती हो और बस ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ग्रीडी मैन हूँ। मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं बदल सकती। बेशक तुम मुझे फ्रेंड रखो, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ और करता रहूंगा। शिरासे उससे कहने लगती है कि अच्छा तो अब मुझे समझ आई कि इतने दिनों से आप शॉप पर क्यों नहीं आ रहे थे। मैंने आपको फ्रेंड बनाया है क्योंकि लास्ट टाइम जब आप कह कर गए थे कि मैं आखिरी दफा इस शॉप पर आया हूँ तो ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। और हाँ, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है रिश्ते में, फ्रेंड से आगे आप क्लोज फ्रेंड और इन दी एंड मेरा दिल भी जीत सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप में आने की पॉसिबिलिटी 0 नहीं है। और ये सुनते ही कुरोसाकी बहुत खुश हो जाता है। पर इससे पहले कि वो दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे आउटिंग करते वहां पर कोई और भी पहुंच जाता है और वो थे दोनों छोटे भाई जो कि शिरासे पर नजर रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इवन के छोटे वाले ने तो हाथ में तलवार भी पकड़ी हुई थी और वो तो कुरोसाकी को एक स्टॉकर समझकर उस पर हमला भी करता है, युद्ध का ऐलान कर देता है। पर थोड़ी देर जब उसके साथ खेलता है, फन करता है, तो उसे इतना मजा आता है कि वो स्टॉकर नहीं बल्कि उसका फ्रेंड ही बन चुका था।
कुरोसाकी ने सोचा था कि आज का दिन वो शिरासे के साथ बिताएगा, लेकिन उसके साथ साथ फ्री में उसे इतनी अच्छी सी फैमिली भी मिल गई थी और शिरासे की फैमिली उसे अपनी ही फैमिली फील हो रही थी। उन दोनों का टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। इवन कि छोटे वाले भाई ने तो कुरोसाकी को अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम था तो भी बड़े भाई के साथ था। अब वो लोग जैसे ही वहां से वापस जाने वाले थे तो शिरासे उससे कहती है कि मैंने आपका एक नॉवल पढ़ा है और वो मुझे बहुत पसंद आया है। ये सुनते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कुरोसाकी उससे कहता है कि तुम्हें पता है क्या, वो नॉवल मैंने तुम्हें ही माइंड में रख के लिखा है। ये सुनते ही शिरासे हैरान रह जाती है कि वो नंबर 1 सेलिंग नॉवल मेरे पर बेस करता है। ओ माय गॉड, आई एम सो लकी। और बस इसी के साथ ही कुरोसाकी उससे कहने लगता है कि तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज चाहिए हो, बेशक तुम्हारी शॉप में क्यों ना हेल्पर की जरूरत हो, तुम सिर्फ एक दफा मुझे कॉल कर देना, मैं एक फ्लैश में उड़ता हुआ वहां पहुंच जाऊंगा। और बस शिरासे उससे कहने लगती है कि मिस्टर कुरोसाकी, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, हर चीज को तुरंत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हो। अब बस यही कहते हुए वो उसे डांट रही थी कि पास से गुजरता हुआ लव गुरु उन दोनों को देख लेता है और तुरंत ही कुरोसाकी को साइड पर करता है और कहता है कि जिसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स थी वो यही लड़की है क्या? कहता है हाँ। ओ माय गॉड, ये तो मुझे माइनर लग रही है, ये एक हाई स्कूलर है और तुम इतने बड़े लड़के, तुम दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती। और वो जालिम समाज की तरह उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शिरासे की शॉप पर भी पहुंच जाता है और शॉप के थ्रू उसके घर तक और आकर उससे अपोलोजाइज करने लगता है। कहता है कि दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कुरोसाकी वो एक बड़ा आदमी है और तुम एक हाई स्कूलर, मैं तुम दोनों का ये रिश्ता अप्रूव नहीं कर सकता और अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत बिहेव किया तो मैं इसके बिहाफ पर तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन शिरासे उससे कहने लगती कि बेशक मैं एक हाई स्कूलर हूँ, लेकिन मैं माइनर नहीं हूँ, मैं 18 ईयर्स की हो चुकी हूँ और मिस्टर कुरोसाकी ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया और आप कोई गलत मतलब ना लें। आज की मुलाकात के बाद ही मेरे फ्रेंड नहीं बल्कि क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। अब ये सुनते ही कुरोसाकी की खुशी तो देखने वाली थी। वो बहुत खुश वापस लौट जाता है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसने एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करनी थी और होटल के कमरे में उसने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था। बार बार उसका एडिटर कह रहा था कि प्लीज बाहर आओ, तुमने स्पीच देनी है एंड टाइम पर ये सारा कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन कुरोसाकी बहुत डर गया था। किताबों में तो वो बहुत अच्छा लिख लेता था, लेकिन पब्लिक को फेस करके बोलना उसको बहुत सोशल एंजाइटी होती थी और एडिटर को लगता है कि इस टाइम पर अगर कोई इसे समझा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि शिरासे ही हो सकती है। तो वो तुरंत ही उसके डैड के पास पहुंचता है और उससे शिरासे का थोड़ा सा समय मांगकर जैसे ही वो स्कूल से वापस पहुंचती है उसे अपने साथ ले जाता है। उसे सारा प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि अगर इस समय हमने ये शो कैंसिल कर दिया तो कुरोसाकी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो अब शिरासे उसे आवाज देती है। वो जैसे ही उसकी आवाज सुनता है तो एकदम हैरान रह जाता है कि ये कहाँ से आ गई है। वो उसे हिम्मत दिलाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी ये स्पीच सुनना चाहती हूँ एक फैन की तरह, और उसे ये बात भी अंडरस्टैंड कराती है कि अगर इस टाइम पर तुमने बैक ऑफ किया तो तुम्हारे फैंस का दिल टूट जाएगा। वो कहने लगता है कि मुझे लगता है मैं सिर्फ किताबों में अच्छा लिख सकता हूँ, जैसे तुम्हारे सामने मैंने इतनी ऑब्वियस सी बातें बोल दी थी, कहीं मेरे फैंस भी मेरी कोई ऐसी बात सुनकर डिसअपॉइंटेड ना हो जाएं। मुझे दिखावा बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन वो उसे समझाती है कि ये तो वो क्वालिटी है जो कि बहुत रेयर है और तुम्हारे फैंस कभी भी तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तुम उनके सामने सच्ची बात करोगे, अपने दिल की बात कहोगे तो वो बहुत खुश होंगे। और बस इसके बाद कुरोसाकी को हिम्मत मिल जाती है। वो बाहर निकलता है और शिरासे उसके बाल सेट करती है, उसकी टाई ठीक करती है और उसे कहती है कि बस तुम स्माइल करना और कॉन्फिडेंस से जाना, मैं भी तुम्हारे साथ होंगी। और इसके साथ ही एडिटर कहता है कि आप यहाँ पर आए, आपको थैंक्स करने के लिए हमने आपके लिए एक ड्रेस भी रेडी किया हुआ है। और बस वो उसे बहुत सुंदर सा रेडी करते हैं और कुरोसाकी जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शिरासे पर ही थी। उसे देखते ही वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे हिम्मत तो आ गई थी, लेकिन जब वो स्पीच देने लगता है तो फिर से कुछ गलत कर बैठता है, पर शिरासे उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसके बाद वो वही बोलता है जो शिरासे ने उससे कहा था। अपने मन की हर बात कह देता है। जो वो अपने फैंस और अपनी बुक्स के बारे में सोचता था उसमें हमेशा की तरह कोई दिखावा नहीं था। और आज के दिन वो ये भी एडमिट करता है कि उसकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है जिसने उसे सबके सामने खड़ा होने की हिम्मत दी है। और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि मेरे घर के करीब ही एक बेकरी भी है जिस पर मैं रोजाना जाता था और वहीं से ही मुझे अपने पिछले नॉवल के लिए इंस्पिरेशन भी मिली है। अब उसकी बेकरी का भी नाम आ चुका था और साथ ही साथ लोग शिरासे को भी वहां पर तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो वहां से भागने की करती है। अब बस उसे भागता देखकर कुरोसाकी भी किसी तरह से उसे तलाश करता हुआ एक साइड पर पहुंच ही जाता है। उसे कहता है कि कहीं तुम घबरा तो नहीं गई, मैंने ज्यादा सच बोल दिया क्या?
लेकिन शिराज़े उससे कहती है कि कोई बात नहीं, डोंट वरी। खैर, तुमने मेरी बेकरी की प्रमोशन तो बहुत अच्छी करा दी है, मेरे पास अब बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं और इस बात पर मैं तुम्हारा थैंक्स भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें बदले में कुछ चाहिए? और वो उसे तुरंत ही वहां से जाते हुए रोक लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक दफा टच कर सकता हूँ? और वो सोचने लगती है कि पता नहीं मुझे कहाँ टच करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो डरते डरते यस कर देती है और वो बस बहुत प्यार से उसके सिर पर टैप टैप करता है और उसे थैंक यू बोल देता है। वहां से जाने ही वाला था कि इसी सीन पर उनकी कोई फोटोग्राफर फोटोज ले लेता है और फिर नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स भी उनकी बेकरी पर आए हुए हैं और इसके साथ साथ एक फोटोग्राफर को सब पता चल गया है। इससे पहले कि वो उनकी फोटो मैगजीन में पब्लिश करता, एडिटर ने उसे खामोश करा लिया है। अब जैसे ही शिराज़े स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे अपने पास बिठा लेती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी शॉप का रेगुलर कस्टमर है, तुमने हमें कभी बताया ही नहीं था। और फिर शिराज़े उनको सारा सच भी बता देती है कि सिर्फ कस्टमर ही नहीं है बल्कि इसने तो मुझे प्रपोज भी किया हुआ है। अब एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो एक रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाता है, उसे कुछ फोटोज दिखाता है और अभी भी उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। वो तो एक तरह से उसे हरास कर रहा होता है कि वो यहाँ से भागते भागते गिरने वाली थी। कुरोसाकी उसे संभाल लेता है। उसे रिपोर्टर पर बहुत गुस्सा आता है, वो तो उसे मारना चाहता था, उसका कैमरा भी तोड़ना चाहता था, लेकिन शिराज़े कहती है कि मुझे वायलेंस से बहुत डर लगता है और शिराज़े की हर कही हुई बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कहता है मैं इसे वैसे भी डील कर सकता हूँ, बस एक कॉल मिलाता है और फिर उसके बाद उस रिपोर्टर को कॉल आती है उसके एडिटर की तरफ से नहीं बल्कि उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट की तरफ से, जो उसे कहता है कि तुम्हें तुरंत ही फायर किया जाता है। अब वो रिपोर्टर गुस्से में आ गया था। वहां से जाते जाते वो शिराज़े को टक्कर मार के जाता है और उसे बचाते बचाते कुरोसाकी गिर जाता है और उसके हाथ पर चोट लगती है, उसकी रिस्ट भी ट्विस्ट हो गई थी और शिराज़े ओवर एक्टिंग में एकदम क्वीन बन जाती है। कहती कि क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं, क्या करूं, क्या मैं टैक्सी बुलाऊं? और फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। अब उसे पता चला था कि थोड़े दिनों ये राइड नहीं कर पाएगा, तो वो चोट के बदले कंपनसेशन के लिए उसके घर पर आया करती थी छुट्टी वाले दिन, उसकी राइटिंग में हेल्प करने के लिए। जब वो उसका अपार्टमेंट देखती है तो वो इतना सुंदर था और वहां से ऐसा व्यू पॉइंट दिखता था कि वो देखते ही खुश हो जाती है। अब कुरोसाकी के लिए वो नॉवल लिख रही थी और वो नॉवल इतना जबरदस्त था और था भी एक रोमांटिक नॉवल कि ये सुनते सुनते उसके मन में जैसे कुरोसाकी के लिए ही फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन ये सारा कुछ वो दबाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद कुरोसाकी को एक इंस्पिरेशन चाहिए थी, तो वो उसे सोफे से लगाता है और कहता है कि अगर हीरो इस तरह से डायलॉग बोले तो क्या हीरोइन के दिल में कुछ होगा? और ऑफ कोर्स उसी टाइम पर शिराज़े के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो कहती है ऑफ कोर्स बहुत असर होगा, तुरंत ही ये डायलॉग लिख लेते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। कुरोसाकी बताता है कि मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लेकिन मेरी लाइफ बहुत लोनली है क्योंकि मेरे डैडी ने सेकंड मैरिज कर ली है। उनकी वाइफ और छोटा बेटा उनके साथ रहते हैं जबकि मेरी लाइफ अलग है। पर हमेशा से मैं एक फैमिली लाइफ में बिलीव करता हूँ, इसीलिए तो जैसे ही तुम मुझे अच्छी लगी मैंने तुरंत ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। अब ये सुनते ही शिराज़े घबरा जाती है और उसकी गलती की वजह से कुरोसाकी के कपड़ों के ऊपर जूस गिर जाता है। अब वो तुरंत ही उसकी जैकेट उतारती है और उसके ऊपर से दाग भी उतार कर लाती है। कुरोसाकी टी शर्ट तो पहन लेता था लेकिन हाथ पर चोट की वजह से वो शर्ट नहीं पहन पाता था। अब वो ड्रेस शर्ट पहनने में उसकी हेल्प करती है, उसके बटन बंद करती है कि इतने में ऊपर से लव गुरु भी पहुंच जाता है। उन दोनों को इस तरह देखकर एकदम से चिल्लाता है और उन्हें अलग करता है। पहले तो कुरोसाकी को बहुत डांटता है और फिर उसके बाद शिराज़े से सॉरी करता है कि सब तुम्हें करने पर मजबूर कर रहा है, ये कितना बुरा इंसान है। लेकिन शिराज़े कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है और फिर जैसे ही शिराज़े वहां से चली जाती है तो कुरोसाकी की तो शामत ही आ गई थी। उसे लव गुरु से खूब सारी डांट पड़ती है जबकि उधर शिराज़े आज बहुत खुश खुश जा रही थी। इवन कि उसे देखते ही उसके पुराने एक दो कस्टमर्स उससे कहने लगते हैं कि आप इतना स्माइल कर रही हो, कहीं आपकी लाइफ में लव तो नहीं आ गया? और वो सोचने लगती है कि क्या लव मेरे फेस पर इतना क्लियर लिखा हुआ है, मेरी फैमिली को ना पता चल जाए। उधर कुरोसाकी बहुत प्यार से मासूम सी शक्ल बनाकर बैठा डांट सुन रहा था। एडिटर उससे कहता है कि तुम्हारा नॉवल एक मूवी में अडॉप्ट किया जा रहा है और उसको टॉप हीरोइन शूट कर रही है, क्या तुम्हें अभी भी थोड़ी सी शर्म आ रही है? ऐसी हरकतें ना करो। अगर कोई आर्टिकल छप गया या पब्लिसिटी में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? और फिर इसी के साथ ही उसे डिस्करेज करने लगता है। कहता है कि उसने तुम्हें फ्रेंड और फिर क्लोज फ्रेंड बनाया है, पता है बॉयफ्रेंड बनने तक कितना लंबा रास्ता पड़ा है। और फिर पेपर पर एक एक स्टेप लिखता है और अभी भी 8-10 स्टेप और पड़े हुए थे। वो कहता है कि 8-10 स्टेप कवर करते करते मुझे लगता है कि तुम उसके फ्रेंड जोन से भी निकल चुके होगे। और बस ये सुनते ही कुरोसाकी का फिर से दिल टूट जाता है।
जबकि उधर शिरासे जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज एक और आदमी उनके घर पर आया हुआ है और उसका नाम लूकुन था और वो वहां पर एज अ पार्ट टाइमर जॉब कर रहा था, क्योंकि आजकल शिरासे अपनी ही जिंदगी में थोड़ा बिजी रहती थी। तो उसके डैड ने हेल्पर के तौर पर उसे वहां पर रखा हुआ था। वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ये सुनते ही वो सोचने लगती है कि तुम यहाँ पर पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लगता है क्योंकि आपकी इस बेकरी की कुरुसाकी ने प्रमोशन जो की थी। वो सोचती है अच्छा तो ये कुरुसाकी का कोई फैन लगता है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि लव गुरु ने आजकल कुछ उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए थे। वो शिरासे को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही थी और उसी शूट पॉइंट पर थोड़ी देर बाद कुरुसाकी भी आ जाता है। कुरुसाकी को एक लड़की जाकर मिलती है, तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बातें कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि ये दोनों बहुत क्लोज हैं और जैसे ही शिरासे इन दोनों को एक दूसरे के इतने क्लोज देखती है तो बस उसका तो दिल टूट जाता है। उसके मन में आता है कि कहीं कुरुसाकी मेरे साथ कोई डबल गेम तो नहीं कर रहा है। कि शिरासे के माइंड में बार बार कुरुसाकी और वो लड़की ही आए जा रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर इतनी क्लोज उससे कौन सी लड़की हो सकती है। वो तो इतना शाय और इंट्रोवर्ट दिखता है और वो शॉप पर भी काफी खोई खोई सी दिखाई दे रही थी। इतने में लूकुन उसके पास आता है और कहने लगता है कि आप मन ही मन में कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। क्या कोई लव अफेयर का प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई मशवरा चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वो उससे तुरंत ही नो कर देती है। पर यहाँ पर वो एक दफा फील करती है कि लूक उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ब्राइट है, लेकिन मुझे तो लूक उन पर शक हो रहा है, जैसे वो कोई हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अब इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कुरुसाकी के नॉवल पर बनने वाली मूवी की हीरोइन है। इनफैक्ट वो कुरुसाकी को जानती भी थी, उसकी काफी बड़ी फैन थी, उसके नॉवेल्स पढ़ती थी। तो 2-3 मुलाकातों में ही वो इतनी एक्सट्रोवर्ट थी कि कुरुसाकी से दोस्ती लगाने की कोशिश कर रही थी। और बस इन दोनों को इकट्ठे देखकर शिरासे ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। उस फीमेल लीड का नाम आरिसो था। आरिसो फील करती थी कि जब भी वो करीब आती थी कुरुसाकी उससे दूर चला जाता था और यही बात वो उसके असिस्टेंट से भी करती है। लेकिन वो कहने लगता है कि एक्चुअली बहुत शाय टाइप का है। अगर ये किसी से घुलता मिलता है या फ्रेंडशिप करता है तो मेरे अलावा सिर्फ एक ही गर्ल है जिसका एक दफा इसने स्पीच में भी जिक्र किया था और आज वो आने भी वाली है यहाँ पर कुछ डिलीवरी करने के लिए। और फिर थोड़ी ही देर बाद शिरासे अपने शॉप की डिलीवरी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअली उन लोगों ने शिरासे की शॉप से सारे क्रू मेंबर्स के लिए खाना ऑर्डर कराया था और यही देने के लिए वो वहां पर पहुंची हुई थी। जब वो कुरुसाकी को देखती है तो सोचने लगती है कि इस ड्रेस में कितना हैंडसम लग रहा है। और फिर जैसे ही शूट स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर कुरुसाकी की तो हालत ही खराब हो जाती है। 1-2 सिंपल से सेंटेंसेस बोलने थे उसने अपनी स्पेशल अपीयरेंस में, लेकिन वो भी उसे ढंग से बोले नहीं जा रहे थे। वो बार बार कट करा रहा था। तो बस सारे लोग ब्रेक ले लेते हैं। कुरुसाकी बहुत डाउन फील कर रहा था, लेकिन इतने में शिरासे उसके पास आती है। वो कहने लगता है मुझे लगता है मैं यहाँ पर फिट नहीं करता, मैं सबको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन शिरासे उससे कहती है कि तुम्हारी ये स्पेशल अपीयरेंस तुम्हारे फैंस को बहुत खुशी देगी और तुम्हें वो बात याद है ना जो मैंने स्पीच से पहले तुम्हें बोली थी, बस वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। और हाँ, ये याद रखना कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो मुझे तुम पर गर्व फील होगा, मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। और बस ऐसा ही होता है। वो उसकी बातें सुनकर एक दफा फिर से हिम्मत में आ जाता है और अब की बार जो उसने अपना सीन कराया था वो बहुत अच्छा बोला था। और इसी सीन में ही फिर आरिसो भी एंट्री करती है और यहाँ पर जैसे ही शिरासे उसे देखती है तो पता चलता है कि ये तो एक एक्ट्रेस थी। अब उसे तसल्ली होने लगती है कि जरूर कोई काम की बात होगी, तभी तो ये कुरुसाकी के इतने क्लोज हो रही थी। शूट के बाद वो दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे। शिरासे उन्हें दूर से खड़े देख रही थी और उसी टाइम पर और भी कुछ गर्ल्स गुजरती हैं जो उन दोनों को देखकर गॉसिप करने लगती हैं कि ये दोनों इकट्ठे कितने अच्छे लग रहे हैं, काश इनका रियल लाइफ का कपल बन जाए। वो दोनों एग्जैक्टली मैचिंग लग रहे थे, अपनी एजेस में भी, अपनी पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल स्टेटस में भी। और बस यही सुनते ही शिरासे की तो तबीयत खराब होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक अच्छा मैच हूँ ही नहीं और कुरुसाकी थोड़े दिनों बाद मेरे से दिल भरने के बाद मुझसे मूव ऑन कर जाएगा। अब शिरासे उन दोनों को इकट्ठे देखकर वहां से जाने वाली थी कि इतने में कुरुसाकी उसको देख लेता है और फिर उसे रोकता है। उससे कहता है कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ है और शायद यही वजह है कि मैंने शूट इतने अच्छे से करा लिया है। और फिर उसके बाद उसका थैंक्स करता है, साथ ही साथ उसका दिया हुआ राइस केक भी खाने लगता है। ये उसे बहुत ही पसंद आया था और वो सारे क्रू मेंबर्स को भी वहां पर बुलाता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। और बस इसी बहाने शिरासे की बेकरी की प्रमोशन भी चल रही थी। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई था जो बहुत ही जेलसी में पड़ चुका था और वो आरिसो थी, जो इन दोनों को इकट्ठे देखकर बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी।
और बस फिर वो ये बात मन में रखती भी नहीं है। एक दफा शिरासे को अकेले में देखती है तो उसे अपने पास बुला लेती है। उससे कहती है कि कुरोसाकी के ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। अगर कुरोसाकी का एक भी स्कैंडल इस टाइम पर बाहर निकल गया तो पूरी मूवी बर्बाद हो जाएगी। तुम समझ भी सकती हो कितना नुकसान होने वाला है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा और कुरोसाकी के लिए भी कि अगर तुम उससे फासला रखोगी। लेकिन शिरासे को ये सारा कुछ सुनकर बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बार बार उसे नीचा दिखा रही थी। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारे कहने पर मैं कुरोसाकी से फासला नहीं रखने वाली। और बस आरिसो इतनी एरोगेंट थी कि तुरंत ही हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है। और तुम्हें इतना भी बता दूं कि कुरोसाकी को मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी, देख लेना। अब इसके बाद बेचारी शिरासे तो परेशान ही हो जाती है। उसकी लव लाइफ अभी स्टार्ट हुई ही नहीं थी कि अंदर विलन भी एंटर हो गई थी। और फिर इसके साथ ही उसका मूड और भी खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है लुकुन उसे एक फोटो दिखाता है। इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर लोग बातें बना रहे थे। कहने लगते हैं कि आरिसो की और कुरोसाकी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है शूट के बीच, और लगता है कि ये लोग एक कपल भी बनने वाले हैं। बस इसी तरह की बातें हो रही थी और फैंस इनके कपल को बहुत पसंद कर रहे थे। ये देखते ही शिरासे का और भी दिल टूट जाता है। इनफैक्ट ये सारा कुछ और कोई नहीं बल्कि आरिसो खुद ही करा रही थी ताकि शिरासे को कुरोसाकी की लाइफ से दूर कर सके और एक पब्लिक प्रेशर भी जमा सके। इतने में कुरोसाकी शिरासे को मैसेज करता है, कहता है मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओगी। और वो तुरंत ही एक बहाना करके घर से बाहर जाती है। दूर से किसी को दौड़ते हुए आते देखती है तो पता चलता है कि वो कुरोसाकी ही था। उसने खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था। लेकिन शिरासे कहने लगती है कि तुम फिक्र ना करो, मेरे घर के इर्द गिर्द इतने कोई लोग नहीं फिरते, रिपोर्टर्स तो आजकल दिखते भी नहीं। और बस ये सुनते ही कुरोसाकी तो इतना इजी हो जाता है कि उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया था और उसके इतना करीब आने से शिरासे की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कहने लगती है कि इतना भी इजी फील ना करो। अब कुरोसाकी उससे कहने लगता है कि हमारा शूट रैप अप हो रहा है और एक लास्ट मीटअप है, मैं उसमें डायरेक्टर के बिहाफ पर तुम्हें भी इनवाइट करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही शिरासे को लगने लगता है कि शायद मैं उस दुनिया में फिट नहीं होती, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम आना, तुम्हारे आने से मुझे खुशी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी। शिरासे तो काफी परेशान थी उन रूमर्स की वजह से, लेकिन लगता है कि कुरोसाकी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था या फिर वो सोशल मीडिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। उसने इस बारे में शिरासे से कोई बात नहीं की थी और इस मुलाकात के बाद शिरासे तो इतनी परेशान और नर्वस रहती है कि पूरी रात सोई ही नहीं थी और बैठकर राइस केक ही बनाती रहती है और नेक्स्ट डे प्लेट भर कर राइस केक अपने भाई को खाने को कहती है। वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई परेशानी थी और ये पूरी रात सो नहीं सकी। अब नेक्स्ट डे वही पार्टी थी और यही अटेंड करने के लिए शिरासे जाती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और यहाँ पर वो देखती है कुरोसाकी और आरिसो दोनों इकट्ठे खड़े होकर फोटोशूट भी कराते हैं और गेस्ट्स को चीयर भी करते हैं। ये सारा कुछ देखकर शिरासे को फिर से डाउन फील होता है। वो बहुत लोनली सी थी, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, उसे अनफिट लग रहा था। लेकिन कुरोसाकी जैसे उसे देखकर उसके करीब आना चाह रहा था, आरिसो बीच में आ जाती है और उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। बस ये देखकर शिरासे सैड होती है और बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद आरिसो उसके पास आती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, अभी तो मैंने कोई एफर्ट ही नहीं की और देखो दुनिया ने मुझे और कुरोसाकी को एक कपल भी बना दिया है। अब देखना मैं उसे तुमसे कैसे छीनती, वो मेरे बाजू में आकर खड़ा होगा और तुम सिर्फ देखती ही रह जाओगी। शिरासे बहुत सैड फील कर रही थी और इसके साथ साथ आरिसो कुछ और बातें भी करती है। कहती है कि वैसे तो मैंने उसकी पर्सनैलिटी को देख लिया है, दूर से देखने में उसके नॉवेल्स, उसकी पब्लिसिटी, सारा कुछ बहुत अच्छा लगता था। वैसे वो रिच और हैंडसम भी है, पर करीब से देखें तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत बोरिंग है। पर फिर भी तुम्हारे से कंपटीशन में मैं उसे तुमसे छीन कर ही रहूंगी। शिरासे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन कुरोसाकी की नहीं। इस बात पर वो उससे लड़ने लगती है और वो भी उसके ऊपर एकदम ड्रिंक फेंकने ही वाली थी कि बीच में कुरोसाकी आ जाता है। उसने शिरासे को बचा लिया था। आरिसो को लगा था कि शायद इसने हमारी बातें नहीं सुनी। वो झूठ बोलती है कि मेरे से गलती से ड्रिंक स्पिल हो गई थी और इसके साथ ही वो लोग अंदर जाते हैं। आरिसो उससे कह रही थी कि लोग हम दोनों को एक कपल समझते हैं तो क्यों ना हम आज कुछ अनाउंसमेंट कर दें, हमारी मूवी के लिए अच्छी होगी। कुरोसाकी अंदर जाता है, जो पहले इतना शर्माता था तुरंत ही अपने हाथ में माइक पकड़कर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है। कहता है कि मैं एक चीज पब्लिक करना चाहता हूँ, लोग मुझे और आरिसो को एक कपल समझते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वैसे भी मैं तो इतना बोरिंग सा पर्सन हूँ, आरिसो को कैसे डिजर्व कर सकता हूँ। और बस आरिसो काफी शर्मिंदा होती है। इसके साथ ही वो कहने लगता है कि पत्थरों पर फूल तो उग सकते हैं लेकिन जो लड़की मेरे मन में है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था अपनी लास्ट स्पीच में, मैं उसके अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता।
अब उसके बाद वो जाकर आरिसो से अकेले में मिलता है। वहाँ पर वही लव गुरु एडिटर भी पहुंचा हुआ था। वो लोग आरिसो को समझाते हैं कि सारा कुछ करने से तुम्हें भी नुकसान होगा, ये मूवी तुम्हारी भी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस सब के बाद एनिमी बनने की बजाय गुड टर्म्स में रहो। और कुरोसाकी भी उसे सीधे सीधे शब्दों में कह देता है कि अगर तुमने शिरासे से दुश्मनी ली तो मैं तुम्हें खुद का दुश्मन समझूंगा। और बस इसी के साथ आरिसो वहाँ से चली जाती है। वह अब कुरोसाकी आता है और शिरासे को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है, उसे सॉरी करता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा। और वो तो रोने वाली हो गई थी क्योंकि आरिसो ने उसे बहुत हर्ट किया था। इतने में कुरोसाकी उसे हक करता है और कहता है कि जब भी मुश्किल में हो तो मैं हूं ना, तुम मेरे शोल्डर पर लीन कर सकती हो। वो हर्ट थी क्योंकि वो खुद को और लोग भी उसे कुरोसाकी के काबिल नहीं समझते थे, लेकिन वो कहने लगता कि अगर तुम मेरी रियल फीलिंग्स को देखो तो मेरी नजरों में प्यार तुम्हारे लिए ना कभी कम होगा और ना ही तुम्हारी रिस्पेक्ट। मैं हमेशा तुम्हारी ऐसे ही केयर करूंगा। वेल, अब यही वो मोमेंट था कि जेलसी की वजह से शिरासे को समझ आ गई थी कि उसकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं। अब कुरोसाकी सिर्फ उसका फ्रेंड नहीं रहा बल्कि वो उसे लव करने लगी है। यही बात वो अपने फ्रेंड से शेयर करती है और उनसे कहती है कि मैं कैसे कन्फेस करूं। उसकी फ्रेंड बहुत अच्छे से उसकी ट्रेनिंग करती है और कहती है कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, उसे डेट पर बुलाओ। अब शिरासे स्कूल से छुट्टी के टाइम पर बहुत नर्वस से जा रही थी और मन ही मन प्रैक्टिस कर रही थी कि वो कुरोसाकी को अब देखेगी तो उसे कैसे डेट पर बुलाएगी। इतने में वो किसी से टकरा जाती है और वो कुरोसाकी ही था जो उसे स्कूल से पिक करने के लिए आया हुआ था। वो उसे देखते ही एकदम ब्लश करने लगती है और वो अपने सिर से उसके सिर को जोड़कर देखने लगता है कि कहीं से फीवर तो नहीं, ये इतनी रेड क्यों हो रही है। और फिर बस कहीं ना कहीं से उसमें हिम्मत आ ही जाती है। वो उससे कहने लगती है कि 14 फेब को क्या तुम मेरे साथ एक जगह आउटिंग पर जाओगे, क्यों ना हम अम्यूजमेंट पार्क की एक डेट पर चले। ये सुनते ही कुरोसाकी बहुत खुश हो जाता है, जबकि शिरासे सोचने लगती है कि मैं उसके लिए क्या बनाऊं, कौन सा गिफ्ट दूं। और बस उसने यही फैसला किया था कि वो अपने हाथ से बनी हुई एक चॉकलेट उसे गिफ्ट में देगी। और लूकुन भी ये सारा कुछ सुन रहा था और उसकी प्लानिंग को देख वो भी मन ही मन कुछ प्लान करने लगता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है। सबसे पहले तो कुरोसाकी ने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन शिरासे उससे कहने लगती है कि इस तरह से तुम लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। वो अपना कवर उतारता है और उसके बाद उनकी डेट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उन दोनों ने हाथ भी पकड़े हुए थे और उसके बाद वो दोनों मैचिंग हेयर बैंड्स भी लगाते हैं। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने एक साथ बहुत सारी राइड्स ली थी, सेल्फीज बनाई थी और इकट्ठे बहुत सारा खाना भी खाया था। इस डेट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जब शिरासे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब कभी भी कुरोसाकी उसके करीब आता था उसे पता चल चुका था कि ये प्यार का इजहार करने का समय आ चुका है। इतने में कुरोसाकी बैठकर उसे बताने लगता है कि मैं जब हाई स्कूल में था तब एक दफा अम्यूजमेंट पार्क में आया था, लेकिन यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ मैंने बुक्स रीडिंग की थी। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, सब लोग मुझे बोरिंग कहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ हंसूं, खेलूं, एंजॉय करूं। ये सुनते ही शिरासे उससे कहती है कि मैं लाइफ में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इसके साथ ही उसे वो गिफ्ट देती है और बताती है कि क्या तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो, ये मेरे प्यार का इजहार है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। लेकिन इसी के साथ ही उन्हें लगता है कि पीछे मौजूद कुछ लोग उनकी फोटोज लेने वाले थे कि इतने में वो वहां से भागने की करते हैं और भागते भागते एक पॉइंट पर पहुंचते हैं। शिरासे तो सैड हो गई थी, उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी लाइफ को एक ट्रबल में डाल रही हूँ। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे प्यार के इजहार से बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा, इसको ट्रबल तो मत बोलो। और बस वो उसे चीयर अप कर देता है। इसके साथ ही वो लोग जैसे ही गिफ्ट खोलते हैं तो पता चलता है कि उस चॉकलेट में हार्ट तो बिल्कुल टूटा हुआ है और ये किसी और ने नहीं बल्कि लूकुन ने ही किया था। इसे देखकर साफ पता चलता है कि उसके कोई ना कोई हिडन मोटिव्स हैं। अब फाइनली वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे और कुरोसाकी अपनी गर्लफ्रेंड को पहली किस करता है। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि एक दफा शिरासे जब स्कूल से छुट्टी के बाद वापस आ रही थी तो कुरोसाकी उसे रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था और इसी दिन शिरासे की फ्रेंड्स भी उसके बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस होती हैं। वो काफी देर तक उससे बातें करती रहती हैं, उन दोनों के साथ स्टिक ही रहती हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी कुरोसाकी की बुक्स पढ़ती थी और उसकी फैन थी। लेकिन जब वो चली जाती हैं तो शिरासे अपने मन की बात कुरोसाकी से कर देती हैं। कहने लगती है कि मुझे ऑड लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन जब भी किसी गर्ल को तुम्हारे अराउंड देखती हूँ तो मुझे जेलसी फील होने लगती है। कुरोसाकी उससे कहने लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम इमेच्योर हो, क्योंकि ये नेचुरल फीलिंग है और जो भी तुम्हारे मन में होता है तुम्हें एक्सप्रेस करना आता है, अपनी ट्रू फीलिंग्स बतानी आती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसके साथ ही उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरा विश्वास रखो, मैं हमेशा से तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। और हाँ, तुम्हारी ये जेलसी मुझे बॉदर नहीं बल्कि खुशी दे रही है। अब
अब उसके बाद वो दोनों डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। कुरोसाकी तो कब का स्कूल से पास आउट हो चुका था, लेकिन वो बताते हैं कि किस तरह से उसके पेरेंट्स ने हाई स्कूल टाइम में ही डेटिंग स्टार्ट की थी। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें वही वाइब चाहिए तो मैं किसी दिन यूनिफॉर्म पहन कर आ जाऊंगा, हम दोनों हाई स्कूल के बाद वाली डेट एंजॉय कर लेंगे। इसी तरह उन दोनों का हंसी मजाक चल रहा था कि यहीं पर ही उनका प्लान बनता है कि क्यों ना वो लोग आइस स्केटिंग के लिए चलें। और अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो आगे लूकुन उनकी शॉप पर खड़ा हुआ था। लूकुन का और कुरोसाकी का आमना सामना होता है और ये शॉकिंग पॉइंट था कि जब शिरासे को पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं है बल्कि ये दोनों तो भाई भाई हैं। लेकिन ये सारा कुछ देखते ही कुरोसाकी एकदम इतना नर्वस होता है कि अपना प्लान भी कैंसिल करता है और वहां से निकल जाता है। अब उसके जाते ही शिरासे लूकुन से पूछती है कि ये सब क्या था। लूकुन उससे कहने लगता है कि हम दोनों भाइयों के बीच ज्यादा बनती नहीं है, इसीलिए मुझे देखकर यहाँ से चला गया है। एक्चुअली ये दोनों स्टेप ब्रदर्स थे और इनकी मॉम अलग अलग थी। कुरोसाकी की मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद वो नई फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाया था और उसकी वजह कहीं ना कहीं उसकी स्टेप मदर थी जो कि उसकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव रहती थी। लूकुन ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो अपने भाई के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है, लेकिन भाई ही उसे दूर कर देता है। इसी बारे में वो शिरासे से बात करता है तो शिरासे उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। और उसके बाद जब आइस स्केटिंग की नेक्स्ट डेट पर उसने कुरोसाकी के साथ जाना था तो वो लूकुन को भी अपने साथ ले जाती है और कुरोसाकी शिरासे के होते हुए कोई मना भी नहीं कर सकता था। फाइनली वो सोचता है कि क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय किया जाए। ऐसे खड़ा होता है कि जैसे बहुत अच्छे से आइस स्केटिंग जानता है और अभी सबको पिछाड़ कर आगे निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने रिंग में अपना पहला स्टेप रखा था बस वो बेचारा तो नीचे ही गिर जाता है। उसकी सारी हीरोपंती खत्म हो गई थी, उसे आइस स्केटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और यहाँ पर शिरासे को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। वो उसे एक वॉकर भी लेकर देती है और यहाँ पर फिर तो वह हीरो नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा ही दिखाई दे रहा था। इतने में शिरासे गिरने वाली थी कि लूकुन आता है और उसे संभाल लेता है। लूकुन लगता था कि हर काम में एकदम परफेक्ट है। कुरोसाकी को इस पॉइंट पर बहुत अजीब अजीब सा फील होता है। उन दोनों को साथ इकट्ठे देखकर उनकी एजेस भी ऐसे मैचिंग थी कि लग रहा था कि कुरोसाकी नहीं बल्कि लूकुन ही शिरासे का बॉयफ्रेंड है। लेकिन बस बेचारा क्या करता, चुपचाप खड़ा रहता है। और फिर उसके बाद लूकुन आता है और कुरोसाकी को भी अपने साथ स्केटिंग सिखाने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे जली कटी बातें भी लगा रहा था। एक दो दफा तो जानबूझकर उसे गिरा भी देता है ताकि इसकी गर्लफ्रेंड के सामने इसका इमेज खराब हो जाए। लोगों के क्या हिडन इंटेंशंस है कुरोसाकी अच्छे से समझ गया था और वो उसे कहने लगता है कि एंड तक मैं अपने प्यार को डिफेंड करूंगा, तुम चाहे जो भी करना चाहो, मैं शिरासे पर गिव अप करने वाला नहीं। और फिर उसके बाद लूकुन जब वहां से चला जाता है तो कुरोसाकी शिरासे को अपने साथ एक जगह लेकर जाता है। यहाँ पर जाते ही वो सोचने लगती है कि ये क्या, मुझे लगता है कि इसने बुकिंग कराई हुई है, ये मुझे होटल के किसी रूम में लेकर जा रहा है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है। शिरासे तो एकदम घबरा गई थी और कुरोसाकी था कि बहुत कॉन्फिडेंस से की कार्ड पकड़े आगे चले जा रहा था। और फिर वो ठहर कर कहता है कि सॉरी शिरासे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई भी तीसरा आए। और बस वो तो और भी घबरा जाती है, लेकिन इन दी एंड उसे पता चलता है कि उसे किसी होटल रूम में नहीं बल्कि एक गार्डन में लेकर गया था जो कि टोटली उसने बुक करा लिया था। वहाँ पर फ्लावर्स का और लाइटिंग्स का बहुत ही सुंदर नजारा था और यहाँ पर कुरोसाकी ये सारा समय सिर्फ और सिर्फ शिरासे के साथ अकेले बिताना चाहता था और साथ साथ वो उसके लिए उसके फेवरेट मीट बन्स भी लेकर आया था। इस एटमॉस्फेयर के साथ मीट बन बिल्कुल भी सूट नहीं करते थे। कुरोसाकी कोई परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं था, वो फुल ऑफ फ्लॉज था, क्लमजी भी था, लेकिन फिर भी शिरासे को बहुत अच्छा लगता था। अपनी डेट के एंड पर वो दोनों किस करने ही वाले थे कि इतने में कुरोसाकी की कॉल आ जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुरोसाकी वापस आकर उसे बताता है कि मेरे मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि अभी के अभी जाकर मुझे सॉल्व करने होंगे। और हाँ, शायद काफी दिनों के लिए ये हमारी आखिरी मुलाकात ही हो, क्योंकि कल से मैं नेशन वाइड एक टूर पर जा रहा हूँ। उसका अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन था, एक ऑटोग्राफ सेशन था जो कि वो हर शहर में जाकर करेगा। तो अब थोड़े दिन उसकी और शिरासे की मुलाकात नहीं होने वाली थी। उधर हमें लूक उनकी मॉम को दिखाते हैं, वो तो अपने बेटे के बस कान ही भरे जा रही थी। बार बार कहती है कि वो तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, हाई स्कूल तो उसने मुश्किल से पास किया है और वो इतना बड़ा ऑथर भी बन चुका है, जितना सक्सेसफुल है, जितना पैसा उसके पास है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए।
तुम्हें चाहिए कि उसे मुंह के बल नीचे गिराओ, हर अच्छी चीज उससे छीन लो। और बस इसी फ्रस्ट्रेशन में जो भी माँ बोलती थी लुकुन वही करने की कोशिश करता था। तो बस अब उसका यही मिशन था कि उसने शिरासे और उसकी फैमिली से ज्यादा क्लोज होना है। और उसे ऐसा लगता था कि शायद वो शिरासे को अपने भाई से छीन सकता है। वो बस अपने भाई की खुशियां उससे दूर करना चाहता था, क्योंकि उन दोनों के दिलों में नफरत पल रही थी। लुकुन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी था और एक ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट था। वो ना सिर्फ शिरासे के भाई को भी मैथ्स में हेल्प किया करता था, बल्कि साथ ही साथ वो शिरासे को भी ऑफर करता है कि तुम्हारे स्टैंड अप्स हो रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और आगे एंट्रेंस एग्जाम तक मैं तुम्हारी ट्यूटरिंग कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और शिरासे को और क्या चाहिए था। उसके डैड भी ये बात सुनते हैं और तुरंत ही लोग उनको उसका ट्यूटर बना देते हैं। कहते हैं कि शॉप को मैं देख लूंगा, तुम 1-2 घंटे मेरी बेटी को पढ़ा देना। अब कुरोसाकी को भी ये बात पता चल जाती है कि लुकुन आजकल शिरासे को पढ़ा रहा है और वो ना चाहते हुए भी इनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि उस रात आइस स्केटिंग करते हुए जो उसने देखा था उसके बाद से लुकुन के इंटेंशंस तो बहुत क्लियर थे। अब एक दफा कुरोसाकी शिरासे को कॉल करता है। उस टाइम पर लुकुन उसे पढ़ा रहा था, उसे ये दिखाना चाह रहा था कि वो शिरासे के कितना क्लोज है और उसे कितने अच्छे से ट्यूटर कर रहा है। और फिर इन दी एंड उन दोनों की बात भी नहीं होने देता और उनका फोन भी काट देता है। वो एक तरह से थर्ड व्हील बन रहा था और ये बात कुरोसाकी ने भी फील कर ली थी, लेकिन वो शिरासे को उसकी ट्यूशन से मना कर नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके लिए एक बर्डन बने और ओवर पोजेसिव होकर शिरासे को खुद से दूर कर बैठे। लेकिन फिर फाइनली एक दिन वो भागता हुआ उसकी शॉप में आता है। शिरासे हैरान थी कि तुमने तो कल वापस आना था, आज ही लौट आए। वो कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं बेचैन हो रहा था तो एक दिन पहले की फ्लाइट ले ली और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। जिस शहर में जाता था शिरासे के लिए कोई ना कोई चीज जरूर खरीद लेता था। अब शिरासे कुरोसाकी को बताती है कि मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और हाँ, मैंने हायर स्टडीज के लिए अपने लिए क्या चूज करना है उससे रिलेटेड भी लुकुन मेरी हेल्प कर रहा है। उसके साथ कल मैंने कुछ जगहों पर विजिट के लिए भी जाना है। कुरोसाकी को ये सब सुनकर बुरा तो लग रहा था, जेलसी भी हो रही थी, लेकिन वो उसे मना नहीं करना चाहता था। बस वो उससे कहता है कि तुम आजकल लोग उनसे कुछ ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रही हो। वो उसे कहने लगती है इस वजह से क्योंकि वो ऐसे शख्स का भाई है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सुनते ही कुरोसाकी काफी खुश हो जाता है। अब जब टोक्यो में कुरोसाकी का ऑटोग्राफ सेशन था तो यहीं पर ही लुकुन के साथ शिरासे भी आई हुई थी। लुकुन तो कोई ना कोई सीन क्रिएट करना चाहता था, इसीलिए वहां पर आया था और इतनी ज्यादा वेटिंग लाइन देखकर जानबूझकर अपने भाई को यही दिखाता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैं और शिरासे बहुत अच्छी सी टी एंजॉय करेंगे। बेचारा कुरोसाकी फिर से जेलस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से बाहर जाते हैं तो लुकुन का एक फ्रेंड दिखाई देता है जो उससे बातें कर रहा था। कहता है कि अपने भाई का मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिलाया ना, इसकी वजह यही है कि तुम अपने भाई से नफरत करते हो। मुझे मालूम है तुम अपने भाई की सक्सेस से कभी भी खुश नहीं हुए थे। ये सारा कुछ शिरासे भी सुन लेती है और वहां से लुकुन को भगाती हुई अपने साथ ले जाती है। लुकुन ऐसे मोमेंट पर बहुत ही डाउन फील करता है और उससे कहता है तुमने जाना हो तो खुद ही ऑटोग्राफ ले लेना, मैं अभी से ज्यादा अपने भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन शिरासे उससे कहने लगती है कि तुम अपना बुरा इमेज मुझे दिखा रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है तुम एक हार्ड वर्किंग और काइंड पर्सन हो, शायद तुम किसी के हाथों यूज हो रहे हो। अब लुकुन तो चला गया था और शिरासे ने जो ऑटोग्राफ लिया था वहां पर कुरोसाकी ने उसके नाम के साथ टू माई बिलव्ड डियर भी लिखा हुआ था। अब इन दी एंड कुरोसाकी काफी थक गया था और फिर शिरासे खुद उसे संभालती और उसके घर तक लेकर जाती है। काफी दिनों से वो बुक्स पर काम कर रहा था, ट्रिप पर था और ओवरवर्क कर बैठा था। वो शिरासे से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर थोड़ी देर सो सकता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर। और शिरासे उसे यस कर देती है। वो लेटता है और आराम से शांति से उसकी गोद में ही सोने की कोशिश कर रहा था और इतने में घर में कोई आ जाता है और वो लुकुन ही था। वो उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे देखता है तो बहुत जेलस होता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब कुरोसाकी ने किसी न किसी तरह तो भाई का मुकाबला करना ही था, तो वो ऐसा करता है कि जापानीज लैंग्वेज में शिरासे को ट्यूटर करने लगता है। उसका ये सब्जेक्ट भी काफी वीक था। अब साइंस सब्जेक्ट से लुकुन पढ़ाता था और लिटरेचर उसे अपना बॉयफ्रेंड पढ़ा रहा था। फाइनली कुरोसाकी ने किसी तरह से लुकुन को काउंटर तो किया ही हुआ था। लेकिन फिर नेक्स्ट डे लुकुन घर पर जानबूझकर कुरोसाकी को ये कहने लगता है कि कल मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक विजिट पर जा रहे हैं, थर्ड व्हील बनकर साथ ना चिपक जाना। ये सुनते ही वो इतना जेलस हो गया था कि अपने आप को फुली कवर करे हुए उन दोनों पर नजर रखे हुए था। एक बाइक टकराने वाली थी कि लुकुन शिरासे को बचा लेता है। ये देखते ही कुरोसाकी से रहा नहीं जाता और वो वहां पर सीन क्रिएट कर बैठता है। अब वो लोग कहते हैं कि तुम इतना खुद को कवर करके क्यों फिर रहे हो, तो उस बेचारे को झूठ बोलना पड़ता है कि 1-2 रिपोर्टर्स देखे थे जो मेरे पीछे आ रहे थे।
अब वो जैसे तैसे लूक उनको वहां से भेजता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक करने चला जाता है। कुरोसाकी उसे हक करता है और कहता है कि मैं ओवर पोजेसिव हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। तुम्हारे फाइनल्स करीब हैं, तब तक मन लगा के पढ़ना, उसके बाद हमारी अगली मुलाकात होगी। लूक उन्हें एक दफा होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड शिरासे को एक जगह विजिट कराने ले जाता है और यहीं पर ही कुछ बातों से उसे अपनी मम्मी की याद आती है, वो रो पड़ती है। लूकुन यही बात जाकर कुरोसाकी को बताता है, कहता है कि मुझे उसके आंसू साफ करने पड़े थे और बस इतना समय उसके साथ गुजारने के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे मैं शिरासे को लाइक करने लगा हूँ। अब ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों के बीच टग ऑफ वॉर हो रही है एक गर्ल को लेकर। कुरोसाकी बहुत अपसेट हो जाता है। शिरासे को ये बात बताना तो चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि उस बेचारी के एग्जाम्स पर इफेक्ट ना हो। वो कहना भी चाहता था और कह भी नहीं पाता था, इसलिए थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा था। शिरासे फील करती है और उससे पूछने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो बात को टाल देता है। वो नाराज होकर चली जाती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और फिर वो उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है और उससे कहने लगता है कि तुम लोग उनके जितना क्लोज जा रही हो, मैं रेस्टलेस फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो और कोई मुझसे ये छीनने के लिए जा रहा है। अब पता नहीं है सुनने के बाद तुम मुझे छोड़ ना जाओ कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। लेकिन शिरासे उसे समझ जाती है और कहती है कि मैं जेलसी को समझ सकती हूँ। जब आरिस तुम्हारे क्लोज आती थी, तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं भी जेलस फील करती थी, इसलिए ये नेचुरल है और मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। अब फाइनली शिरासे के स्टैंड अप्स हो जाते हैं। वो काफी अरसे से लुक उनको नहीं देख रही थी, तो वो उसके स्कूल के बाहर आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्वीट डिश प्रिपेयर की है, क्या हम दोनों इकट्ठे हमारे घर पर चलें? कुरोसाकी भी वहां पर होगा। लेकिन वो जैसे ही पहुंचती है तो कुरोसाकी तो वहां पर था ही नहीं। वो तो बहुत एक्साइटेड थी एग्जाम के बाद उसे देखने के लिए। तो कुरोसाकी का वेट करते हुए वो लूक उनसे कह देती है कि आई थिंक मुझे तुम्हारी ट्यूशन की अब जरूरत नहीं है, मैंने इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया है। तुमने जितनी मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम तक अब मैं खुद ही खुद की प्रेपरेशन करूंगी। लुकुन उससे कहने लगता है कि समझ गया, मेरे भाई ने कोई उल्टी सीधी बात की होगी ना तुम्हें, वो है ही ऐसा। वो उसके बारे में बुरी भली बातें बोलता है और कहता है कि तुम्हें फायदा हो रहा है और वो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा और स्वार्थी हो रहा है कि वो एज में तुमसे काफी बड़ा है, तुम्हारे लिए सूटेड नहीं है। जिस तरह से हम दोनों कंपैटिबल हैं, वो तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही लुकुन उनसे कहता है कि सब स्टार्ट कैसे हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिरासे खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उसी से प्यार करती हूँ। और इतने में लूक उनको एक कॉल आती है और वो थी उसके भाई कुरोसाकी की, जो उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, क्या तुम घर पर हो? और इतने में पीछे से उसे शिरासे की आवाज आ जाती है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है कि ये दोनों घर पर अकेले हैं। और इसके साथ ही लूकुन अपने फियर्स मूड में आ चुका था। वो कुरोसाकी से कहता है कि अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, कितना समय लगाओगे? हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैं कोई ऐसी चीज तुमसे छीनने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स वो शिरासे ही थी। कॉल काटते ही कुरोसाकी अपने घर की तरफ भागता है, जबकि लूकुन शिरासे के करीब आ रहा था। वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है, उस पर हाथ डालने ही वाला था कि इतने में उसे ख्याल आता है कि ये सब गलत है। वो पीछे हट जाता है और कहने लगता है कि मैंने बुरा बनने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ऐसा हूँ नहीं। ये सब नाटक करते करते मुझे तुमसे वाकई प्यार हो चुका है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शिरासे भी उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलता कौन एक अच्छा इंसान है और कौन बुरा? तुम जो भी कर रहे थे शायद बदले की आग में कर रहे होगे किसी के कहने पर, लेकिन मैंने फील किया है कि तुम एक हार्ड वर्किंग और काइंड पर्सन हो। मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ काफी समय बिताया है और हमें तुमसे नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। अब लूकुन भी शांति से बैठ जाता है और कहने लगता है कुरोसाकी कभी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। उसने हाई स्कूल बहुत मुश्किल से पास किया था और मैं स्टार्ट से ही A+ ग्रेड वाला स्टूडेंट था। मेरा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन जब मैंने देखा और मेरी मॉम ने ये फील किया कि कुरोसाकी एक ऑर्डिनरी सा पर्सन होते हुए भी इतना बड़ा टॉप स्टार बनता जा रहा है, तो यहीं से ही हमारी जेलसी स्टार्ट हो गई। और मेरी मॉम हमेशा से उसे नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए मुझे इंस्टॉल किया था कि कहीं मैं उससे हार ना जाऊं, उसकी खुशियां छीन लूं, उसे बर्बाद कर दूं। लेकिन इस सारे प्रोपेगेंडा और प्लानिंग में कब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो जाएगा मुझे पता ही नहीं चला था। अब इतने में कुरोसाकी भी घर में एंटर होता है। आते ही लूक उनको पकड़ लेता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि शिरासे उसे रोकती है और कहती है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर लो। वो उन दोनों को इकट्ठे बिठाती है, दोनों अपने मन की बातें करते हैं
कुरोसाकी भी अक्सर लोग उनसे काफी ज्यादा हार्श हो जाया करता था और एक दो दफा तो उसे घर से जाने का भी बोल चुका था, लेकिन लोकुन ये बात नहीं समझ सकता था क्योंकि कुरोसाकी उससे फासला रखना चाहता था। क्योंकि स्टार्ट से बचपन से ही लोकुन की मॉम ने कुरोसाकी को यही कहा था कि तुम एक नालायक स्टूडेंट हो, अगर तुम मेरे बेटे के साथ रहे तो उसे भी अपने जैसा बना लोगे। और बस इसी वजह से कुरोसाकी उसे खुद से दूर करता था और इसी वजह से लुकुन जो कि एक बच्चा था उसे अपने भाई से नेगेटिव वाइब्स आने लगी थी। अब कुरोसाकी बड़ापन दिखाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो भी हार्श बोला था उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, और हाँ, जो तुमने उल्टा किया था उस पर बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। और आता है और उसके फेस पर डबल स्लैप कर देता है, कहता है कि आगे हवासों में रहना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम भी मुझसे बदला ले सकते हो। और इसके साथ ही लुकुन उसके फेस पर एक क्यूट सा स्लैप करता है और कहता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो भी हुआ मैं भूल चुका था, अब हम दोनों एक नया स्टार्ट लेंगे। और ये कहते हुए वो अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है, कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो क्योंकि मैं तो चला अपना टाइम बिताने के लिए। बाहर जाकर लुकुन को उसकी मॉम की कॉल आती है जो फिर से उसके कान भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी मॉम की कॉल काट देता है और कहता है कि कुरोसाकी एक अलग पर्सन है और मैं अलग, हम दोनों को कंपेयर करना बंद करें। जबकि घर पर कुरोसाकी फिर से वही बात शिरासे से कर देता है, कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले हाई स्कूल पास आउट करते ही क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, ये घर तुम्हारे बगैर कितना सोना सोना सा लग रहा है ना। और बस शिरासे ये सुनते ही फिर से परेशान हो जाती है, ना हाँ बोलती है ना, बस इसी बारे में बार बार सोचे जा रही थी। वो आजकल बहुत नर्वस थी क्योंकि उसने अपने फ्यूचर स्टडीज की भी प्लानिंग करनी थी, उसकी शॉप कौन चलाएगा शादी के बाद ये भी सोचना था, और वो कुरोसाकी से भी शादी के लिए रेडी है भी कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में आ रहे थे। इसीलिए वो आजकल थोड़ी परेशान परेशान रह रही थी। कुरोसाकी जब लव गुरु से ये बात शेयर करता है तो वो कहने लगता है कि तुम उसे बहुत परेशान कर रहे हो, अभी देखो तो सही उसकी लाइफ का कितना क्रूशियल टाइम चल रहा है, उसने अपने फ्यूचर की हायर स्टडीज, अपने कैरियर को भी इसी टाइम पर चूज करना है और तुम उससे शादी का बर्डन डाले जा रहे हो। शादी के बाद फैमिली, बच्चे, माँ बनकर वो क्या क्या करेगी, तुम कुछ तो सोचो। और कुरोसाकी को समझ आती है कि वाकई वो प्यार में कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो रहा था। और बस शिरासे बेचारी इतना ज्यादा सोचती है कि एक दिन तो वो बेहोश ही हो गई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मॉम उसके पास है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना था, उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब वो जागती तो उसके सामने कुरोसाकी बैठा हुआ था। कुरोसाकी और शिरासे का भाई दोनों मिलकर शिरासे के लिए पॉरिश बनाते हैं और यहाँ पर भाई उसे एक बात बताता है, कहता है कि मेरी मॉम भी बहुत ओवरवर्क किया करती थी और शिरासे एक दिन खेलने के लिए चली गई थी, उसने मॉम की हेल्प नहीं की थी शॉप पर, मॉम कोलैप्स होकर गिर गई थी और अकेले होने की वजह से काफी देर बाद जब शिरासे पहुंची थी तो तब तक उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। शिरासे खुद को ब्लेम देती है अपने मॉम की डेथ का, और आजकल इतनी टेंशन है और मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज हो गई है, वो भी कोलैप्स हुई है, मुझे मॉम याद आ रही है, शिरासे के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। और बस कुरोसाकी जाता है, शिरासे को पहले खाना खिलाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जो प्रपोज करने वाली बात की थी वो भूल जाओ, मैं तुम पर कोई बर्डन नहीं डालना चाहता, तुम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट फैसले लो और मैं तुमसे फासला रखूंगा जब तक तुम एक कैरियर चूज नहीं कर लेती। मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बल्कि तुम्हारी सपोर्ट बनना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद से कुरोसाकी ने उस शॉप में आना जाना बंद कर दिया था। और शिरासे, वो तो कुरोसाकी के बगैर बहुत लोनली फील करती थी, स्माइल करना चाहती थी लेकिन फेस पर स्माइल ही नहीं आ पाती थी। और कुरोसाकी भी अपने आप को काम में बिजी रखता था, काफी दिन से उसने तो कुछ खाया पिया ही नहीं था। एक तरफ उसका एडिटर और साथ में लुकुन दोनों मिलकर उसके लिए परेशान हो रहे थे कि इतने ओवरवर्क की वजह से कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। और एडिटर कहने लगता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम भी मेरे साथ बैठकर अपने भाई के लिए परेशान हो रहे होगे। वह अब काफी कुछ बदल चुका था। एक दिन कुरोसाकी आता है स्कूल में कुछ बुक्स को डोनेट करने के लिए, लेकिन उसे लगा था कि शिरासे के तो फाइनल्स हो चुके हैं, वो वहां पर नहीं होगी। उसे अचानक से अपने सामने खड़ा देखकर वो तो इतना परेशान होता है कि एक दफा गिर ही जाता है। पर शिरासे आगे बढ़ती है, उससे बात करती है और कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने स्कूल का विजिट कराऊं, और उसे अपने साथ ले जाती है। सबसे पहले तो उसे बास्केटबॉल खिलाने के लिए लेकर जाती है और यहाँ पर भी वो गिर जाता है। कुरोसाकी कहने लगता है कि मैं थोड़ा क्लमजी हूँ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? लेकिन शिरासे कहती है कि मुझे तुम क्लमजी भी बहुत अच्छे लगते हो। काफी दिनों बाद उनकी मुलाकात हुई थी, एक दूसरे से मिलने के बाद वो दोनों ही खिल उठते हैं। शिरासे उसे बताती है कि मैंने अपने लिए क्या चूज किया है और कुरोसाकी भी उसे बताता है कि इतने दिनों में मैंने कितने सारे नॉवेल्स लिख लिए हैं। और फिर फाइनली उनकी ये डेट ओवर होती है। जाने वाला था कुरोसाकी कि शिरासे उसे रोकती है और कहती है कि आई एम सॉरी, ये इम्पॉसिबल है।
उसे लगा था कि मेरे प्रपोजल को इनकार कर रही है, लेकिन वो कह रही थी कि इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को भूल जाऊं। मैं अपनी फैमिली के लिए जी रही थी, लेकिन जब तुम आए तुमने मुझे प्रपोज किया और उसके बाद मेरी इतने दिनों इतनी केयर की, तो मुझे लगा कि जैसे मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला है। तुमने मुझे जीने का एक नया मकसद दे दिया। मैं दूसरों के लिए जीती थी और तुम मेरे लिए जी रहे थे। कोई केयर करने वाला पार्टनर हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही वो उसके प्रपोजल पर उसे यस कर देती है। कुरोसाकी ये सुनते ही बहुत खुश हो गया था और यहाँ पर फाइनली वो दोनों एक हो चुके थे। अब उसके बाद कुरोसाकी जाता है और शिरासे के डैड से उसका हाथ मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे आने के बाद मेरी शिरासे की लाइफ में बहुत बदलाव आया है और मैं तुम दोनों के रिश्ते को अप्रूव करता हूँ। अब जैसे ये सुनना था कि दीवार के पीछे से उसके दोनों छोटे भाई भी निकल आते हैं और छोटे वाला तो पहले ही कुरोसाकी का बहुत बड़ा फैन था। गोद में आता है और उससे कहता है, जीजू मैंने तो आपको पहले ही दिन अप्रूव कर दिया था। अब इसके बाद कुरोसाकी जाता है और शिरासे की मॉम के मेमोरियल के सामने बैठकर उनसे वादा करता है कि मैं आपकी बेटी की बहुत केयर करूंगा। आप सामने होती तो मैं आपका थैंक्स करता क्योंकि आपने एक वंडरफुल बेटी को जन्म दिया है। और उसने अपने हाथ से राइस बॉल्स भी बनाए थे और ये देखते ही शिरासे बहुत हंसती है कि तुम्हारे राइस बॉल्स देखकर जरूर मेरी मॉम ऊपर खुश हो रही होंगी। और फिर उसके बाद सारी फैमिली इकट्ठे बैठकर खाना बनाती है और वो लोग इकट्ठे खाना खा रहे थे। कुरोसाकी भी उन्हीं की फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। और बस इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।